हेलो एंड वेलकम टू ओनली यूपीएससी। मैं हूं अमृत शुक्ला। आज से हम शुरू कर रहे हैं एक नया सब्जेक्ट। आप लोग बहुत परेशान थे कि आप केवल एक सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं। अरे ऐसा नहीं है, ओनली यूपीएससी ने कहा है कि सब कुछ कंप्लीट करवाएंगे तो करवाएंगे ना। देखिए शुरू कर दिए नया सब्जेक्ट। ये आपका इकोनॉमी सब्जेक्ट है जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, जैसा कि आप मेरे पीछे देख पा रहे होंगे बोर्ड पर। आज मैं सिलेबस की पूरी चर्चा करूंगा, बताऊंगा कि इसका जो है प्री में किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, मेंस में किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, यानी कि पूरा का पूरा इकोनॉमिक्स की तैयारी कैसी करनी है इस क्लास में डिस्कस करेंगे। तो आखिर तक जरूर बने रहिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके लिए। अगर आप यूपीएससी और यूपी पीसीएस या स्टेट पीसीएस, अन्य स्टेट पीसीएस की तैयारी करते हैं तो ये बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है, ठीक है। और एकदम शुरुआत से यानी कि जीरो से शुरू कर रहा हूँ। इकोनॉमिक्स शब्द को आज से जिसने सुना है उसको भी सब कुछ समझ में आएगा, बिल्कुल जीरो से शुरू करूंगा, ठीक है। तो आइए सबसे पहले हम पाठ्यक्रम की चर्चा करेंगे कि पाठ्यक्रम क्या है, उसके बाद ही हमारी बात आगे बढ़ सकती है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि अर्थशास्त्र सब्जेक्ट हमको पढ़ना है, जिसको इंग्लिश में इकोनॉमिक्स कहते हैं, ठीक है। और उसका पाठ्यक्रम यानी कि सिलेबस क्या है। तो देखिए किसी भी विषय को, जैसे कि इकोनॉमिक्स आपको छोटी क्लास में भी पढ़ाया गया, हो सकता है कुछ लोगों ने इकोनॉमिक्स में ग्रेजुएशन किया हो या पीजी किया हो, उसके बाद में यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, ठीक है। लेकिन सबका सिलेबस अलग होता है। तो इसीलिए मैंने यहाँ पर क्या लिखा है, यूपीएससी सीएससी यानी कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन का जो एग्जाम होता है, सिविल सर्विसेज एग्जाम, उसके पाठ्यक्रम की हम बात करेंगे, ठीक है। इकोनॉमिक्स के बहुत सारे पाठ्यक्रम हो सकते हैं। एकेडमिक में, इंटरमीडिएट में अलग पाठ्यक्रम होगा, ग्रेजुएशन में अलग पाठ्यक्रम होगा और पीजी में अलग पाठ्यक्रम होगा। कोई रिसर्च कर रहा है तो वहाँ अलग चीजें होंगी, ठीक है। तो यहाँ पर जो हम चर्चा करेंगे वो यूपीएससी जो एग्जाम लेती है सिविल सर्विस एग्जाम का, उसकी हम चर्चा करेंगे, ठीक है। तो इसका सिलेबस का 2 खंड होगा, क्योंकि प्री में भी क्वेश्चन आते हैं और मेंस में भी क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम प्री की चर्चा करेंगे, उसके बाद मेंस की चर्चा करेंगे। अब ये नहीं कि कुछ लोग यहाँ पर पूरा दिख रहा है आपको, स्क्रीनशॉट लिए और छोड़ के निकल लिए, काम नहीं बन पाएगा इससे, क्योंकि चीजें आपको लिखा हुआ तो किताब में भी मिल जाता है, लेकिन आप उसको समझ नहीं पाते हैं कि एक्चुअली में है क्या, हमको पढ़ाई कैसे करना है। देखिए ऐसा है कि 2 महत्वपूर्ण चीजें मैं हमेशा क्लास में कहता हूं। एक महत्वपूर्ण चीज है आपकी मेहनत और दूसरा महत्वपूर्ण चीज है आपका स्ट्रेटजी, ठीक है। तो मेहनत आप हो सकता है कि खूब करने वाले हो, कर सकते हैं, हिम्मत है, लेकिन धक्का मारने से दीवार नहीं गिर जाएगी ना। दीवार गिराने का दूसरा टेक्निक होता है। तो हर काम करने का एक स्ट्रेटजी होता है, ठीक है। और वो स्ट्रेटजी आप कैसे समझ पाएंगे, जब आपको ये पता होगा कि काम होता कैसे, उस काम में रिक्वायरमेंट किस चीज की है। तो यहाँ पर रिक्वायरमेंट जो है वो सिलेबस से तय होगा और उसके बाद में उसकी स्ट्रेटजी बनेगी। तो स्ट्रेटजी और सिलेबस ये सब एक दूसरे से जुड़े हुए चीज हैं। अगर आप स्किप करेंगे तो चीजें आपके लिए कठिन हो जाएंगी। अगर इस वीडियो में आप समय देंगे तो निश्चित तौर पर आपकी पढ़ाई में ये बहुत जो है उपयोगी होने वाली है, ठीक है। तो प्रारंभिक परीक्षा यानी जिसे प्री एग्जाम आप कहते हैं, जो कि जीएस फर्स्ट पेपर है, यानी कि प्रारंभिक परीक्षा में 2 पेपर होते हैं। शुरुआत क्लास में मैंने इसकी चर्चा की थी। एक पेपर होता है सामान्य अध्ययन का, जिसे जीएस फर्स्ट कहते हैं। जो जीएस सेकंड होता है, जिसे सीसैट कहते हैं, वो जो है उसमें एप्टीट्यूड टेस्ट होता है। तो जो इकोनॉमिक्स का सेक्शन है ये इसी जीएस फर्स्ट पेपर में यानी कि सामान्य अध्ययन में आता है, ठीक है। तो प्रारंभिक परीक्षा में जो सिलेबस यूपीएससी ने लिखा है अपने सिलेबस में, उसमें है कि आर्थिक एवं सामाजिक विकास, आर्थिक एवं सामाजिक विकास यानी कि इकोनॉमिकल एंड सोशल डेवलपमेंट। देखिए यूपीएससी जब कोई पाठ्यक्रम लिखती है तो सबसे पहले एक हेडिंग देती है, उसके नीचे सब हेडिंग देती है। तो उसी तरीके से यूपीएससी ने सबसे पहले क्या लिखा, आर्थिक एवं सामाजिक विकास यानी कि इकोनॉमिकल एंड सोशल डेवलपमेंट। तो यूपीएससी का जो सिलेबस है इसमें वो हमेशा एक हेडिंग देती है जो कि आर्थिक एवं सामाजिक विकास यानी कि इकोनॉमिकल एंड सोशल डेवलपमेंट। इसके अंतर्गत उसने जो सब हेडिंग दिया हुआ है उसमें सबसे पहले उसने लिखा है सतत विकास यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अब सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऐसा डेवलपमेंट कि आप जो संसाधन है उसका उपयोग इस तरीके से करें कि जो आने वाली पीढ़ियां हैं उनके लिए भी उनके हिस्से का संसाधन बचा रहे, ठीक है। तो इसको कहते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ये बहुत बड़ा टॉपिक है, ब्रॉड टॉपिक है। इसको पढ़ने के लिए जो है हमें कई चैप्टर इकोनॉमिक्स के पढ़ने होंगे, ठीक है। जो दूसरा है वो है पॉवर्टी यानी कि गरीबी, ठीक है। जो दूसरा बड़ा टॉपिक है वो है गरीबी, पॉवर्टी, ठीक।
तीसरा है हमारा समावेशन यानी कि इंक्लूजन, सबको एक जो है विकास के मुख्य धारा में जोड़ना। नरेंद्र मोदी जी कहते हैं ना, सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास। ये क्या, ये इंक्लूजन है, ये समावेशन है, ठीक है। तो ये भी हमारा जो है सिलेबस का पार्ट है, इसको भी हम पढ़ेंगे। और जो चौथा है वो है डेमोग्राफी यानी कि जनसांख्यिकी, यानी कि हम लोग, हमारा जो कार्यबल है वो किस प्रकार इकोनॉमिक्स में हमारी भूमिका है उस पर हम चर्चा करेंगे। तो ये मुख्य हेडिंग है जो प्री का आपका इकोनॉमिक्स का सिलेबस है। आर्थिक एवं सामाजिक विकास जिसको कहते हैं इकोनॉमिकल एंड सोशल डेवलपमेंट, और उसके बाद में सब हेडिंग है सतत विकास सस्टेनेबल डेवलपमेंट, गरीबी यानी कि पॉवर्टी, समावेशन यानी कि इंक्लूजन, और जनसांख्यिकी यानी कि डेमोग्राफी। उसके बाद में जो पांचवा है हमारा, इसको कहते हैं सामाजिक क्षेत्र में की गई पहलें, ठीक है। तो सामाजिक क्षेत्र में जो सरकारों के द्वारा पहले की गई योजनाएं बनाई गई जो है या कोई स्कीम लाई गई, तो इसको कहते हैं इनिशिएटिव इन सोशल सेक्टर। तो सोशल सेक्टर में जो इनिशिएट किए गए हैं उसकी भी चर्चा हम इसमें करेंगे, ठीक है। अब ये हो गया आपके प्रारंभिक परीक्षा का सिलेबस। अब हम बात करते हैं मेंस की परीक्षा का सिलेबस। चूंकि हमने आपसे कहा है कि हम आपका प्री और मेंस दोनों कवर करवाएंगे, तो हम दोनों को एक साथ लेकर के चलेंगे। अगर हम कोई कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं, जैसे कि यहाँ पर अभी मैं आपको मैच करके दिखाऊंगा कि प्रारंभिक परीक्षा और मेंस में बहुत सारी चीजें मैच करेंगी आपकी, ठीक है। ये सिलेबस इतना लिखा हुआ है, लेकिन इसके भीतर बहुत सारे टॉपिक समाहित हैं जो यहाँ पर आपको मिलेंगे, ठीक है। तो ये दोनों एक दूसरे से अलग अलग नहीं है, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, ठीक है। कई बार होता क्या है कि स्टूडेंट्स प्री और मेंस को अलग अलग सेगमेंट मान करके तैयारी करते हैं, ये सही तरीका नहीं है। देखिए यूपीएससी की तैयारी जो है वो अलग अलग सेगमेंट में नहीं होती है, उसका एक क्रम है। और ऐसा कहा जाता है, जो बड़े प्रसिद्ध अध्यापक हैं या सिलेक्टेड हैं वो कहते हैं कि यूपीएससी की तैयारी उल्टी होती है, यानी कि सबसे पहले आपको अपना पर्सनालिटी बनाना होता है। पर्सनालिटी का मतलब आपका पर्सनालिटी टेस्ट तो इंटरव्यू में होता है, लेकिन सबसे पहले यूपीएससी की तैयारी से पहले आपको अपना पर्सनालिटी मेंटेन करना होता है। क्योंकि जब तक आप अपनी पर्सनालिटी मेंटेन नहीं करेंगे, आपकी मेंटालिटी चेंज नहीं होगी, तो आप चीज़ों को उस तरीके से समझ नहीं पाएंगे। और उसके बाद में जो होता है आपका अंडरस्टैंडिंग, विषय की अंडरस्टैंडिंग। तो विषय की अंडरस्टैंडिंग की बात कहाँ पर आती है? मुख्य परीक्षा में, जहाँ पर आपकी क्रिएटिविटी देखी जाती है कि आप चीज़ों को कितना समझते हैं, ठीक है। उसके बाद में जो प्रारंभिक परीक्षा है उसमें क्या होता है? अंडरस्टैंडिंग प्लस फैक्ट, यानी कि तथ्य और आपकी समझ, ये होता है प्रारंभिक परीक्षा। तो कहीं ना कहीं इसकी जो तैयारी है उसका क्रम जो है मिला जुला है। अगर आप सीधे चले गए आप किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेने कि नहीं हमको प्री की तैयारी करना है, अरे प्री उरी की तैयारी कुछ भी नहीं होती है, ये सारी तैयारी एक साथ होती है। प्रारंभिक परीक्षा बस आपके तथ्य को चेक करने का तरीका है, क्योंकि अगर 10 लाख लोगों का मेंस कॉपी चेक करना होगा तो मुश्किल काम होगा। तो इसीलिए क्या किया जाता है कि कुछ लोगों को काट करके अलग कर दिया जाता है। 15,000 लोग सेलेक्ट होते हैं जो मेंस लिखते हैं, और ताकि उनका मूल्यांकन अच्छे ढंग से हो पाए, ठीक है। तो ये तरीका है यूपीएससी का। अब बात करते हैं मुख्य परीक्षा की। तो मुख्य परीक्षा में आप जानते हैं कि 4 पेपर जीएस के होते हैं, जीएस फर्स्ट, जीएस सेकंड, जीएस थर्ड और जीएस फोर्थ। तो जो आपका इकोनॉमिक्स है वो जीएस के तीसरे पेपर में आता है, जीएस के तीसरे पेपर में आता है। जो आपका इकोनॉमिक्स है वो जीएस के तीसरे पेपर में आता है। इसके साथ ही जो है साइंस एंड टेक रहता है, आपका इन्वायरमेंट रहता है। तो ये सब जो है जीएस के पेपर थर्ड के विषय हैं, ठीक है। इसमें आपका डिजास्टर मैनेजमेंट वगैरह भी इसी में आता है, ठीक। तो ये मुख्य परीक्षा का जीएस पेपर थर्ड का पार्ट है इकोनॉमिक्स, और ये इतना लंबा चौड़ा सिलेबस यूपीएससी ने इसमें लिखा है। चलिए एक एक की बात कर लेते हैं, थोड़ा सा उस पर एक अपना राय बना लेंगे। उसके बाद में जब हम क्लास कर रहे होंगे तो सारी चीज़ों को गंभीरता से समझेंगे, ठीक है। तो जब पहला है भारतीय अर्थव्यवस्था तथा योजना संसाधन को जुटाने, प्रगति, विकास से संबंधित मुद्दे, ठीक है। तो भारतीय अर्थव्यवस्था क्या है? योजना, संसाधन को जुटाने के तरीके, या प्रगति यानी कि आप आगे बढ़ रहे हैं, ग्रोथ कर रहे हैं, विकास से संबंधित मुद्दे, ठीक है। जो दूसरा हेडिंग यूपीएससी ने लिखा है समावेशी विकास तथा इससे संबंधित मुद्दे। देखिए इसको मैंने सिर्फ हिंदी में लिखा है, इंग्लिश में ना लिखने की एक वजह तो ये है कि बोर्ड पर मेरे पास पर्याप्त जगह नहीं थी, और दूसरी बात ये है कि हिंदी में आसानी से नहीं मिल पाता है सिलेबस। कई बार जो हमारे पिछड़े क्षेत्र के बच्चे हैं जो बहुत ज़्यादा इंटरनेट और ऑनलाइन सुविधा से परिचित नहीं हैं, उनको बड़ी समस्या होती है।
जो हमारे इंग्लिश माध्यम के छात्र हैं, जो इस बात को जानते हैं कि सिलेबस निकालना कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती है। आप यूपीएससी की वेबसाइट पर जाइए, आपको सिलेबस वहाँ पर मिल जाएगा इजीली, ठीक है, या किसी अन्य वेबसाइट पर भी आपको सिलेबस मिल जाता है। इंग्लिश में सिलेबस मिलना बहुत आसान है, हिंदी में जल्दी नहीं मिलता है, इसलिए मैंने हिंदी में लिखा। कोई टर्म ऐसा इसमें नहीं जिसकी बहुत क्लिष्ट इंग्लिश जो आप ना जानते हो, इसमें सब कुछ भारतीय अर्थव्यवस्था मतलब इंडियन इकोनॉमी, योजना, स्कीम, ठीक है, संसाधन, रिसोर्सेस, ठीक है, डेवलपमेंट, ये सारी, इनमें क्या कोई ऐसी चीज़ नहीं जो आप ना समझ पाए, ठीक। तो इसीलिए मैंने इसको हिंदी में लिखा है और हिंदी में मैं बताऊंगा इसको, ठीक है। बाकी यहाँ पर मेरे पास स्पेस था तो मैंने यहाँ पर इंग्लिश में भी लिख दिया था। तो दूसरी बात यूपीएससी ने लिखी समावेशी विकास, ठीक है, यानी कि इंक्लूसिव डेवलपमेंट। उसके बाद में इससे संबंधित मुद्दे। तो तीसरी बात लिखी यूपीएससी ने सरकारी बजट, यानी कि जो गवर्नमेंट बजट होता है, जो हर फाइनेंशियल ईयर में बजट होता है हर फाइनेंशियल खर्चे के लिए, उसको भी इसमें लिखा गया है। निवेश का मॉडल, भूमि सुधार, भूमि सुधार भी इसमें एक जो है इकोनॉमिक्स का एक विषय है, ठीक है। चौथा पॉइंट जो यूपीएससी ने अपने मेंस के सिलेबस में लिखा है, मुख्य फसलें, देश के विभिन्न भागों में फसलों का प्रतिरूप क्या है, सिंचाई के प्रकार, सिंचाई प्रणाली, कृषि उत्पाद भंडार, परिवहन तथा विपणन संबंधित मुद्दे, बाधाएं, किसान की सहायता के लिए ई प्रौद्योगिकी। यानी कि इस सेक्टर, ये जो है किसानी, खेती किसानी से संबंधित है, ये भी आपका जो है अर्थशास्त्र का एक विषय है जिसको आप पढ़ेंगे। तो इसमें क्या पढ़ेंगे आप कि मुख्य फसलें कौन कौन सी हैं, उनके भागों का, जो अलग अलग भाग में फसलों का प्रतिरूप क्या है, सिंचाई के प्रकार क्या है, जैसे हमारे यहाँ सिंचाई की कौन कौन से साधन हैं, लिख करके कमेंट बॉक्स में बताइए। वैसे जनरली तो आप जानते होंगे हमारे यहाँ सिंचाई किससे होती है, नलकूपों से होती है, यानी कि जिससे वो जो बड़े बड़े मोटर लगाए जाते हैं उनसे होती है, नहर से होती है, बरसात से होती है, यानी कि जो प्राकृतिक रूप से हैं, आसपास में जहाँ नदियाँ होती हैं उनको नहरों से जोड़ा जाता है, उससे भी सिंचाई होती है, टेबल वगैरह से सिंचाई होती है, कुएँ के माध्यम से भी थोड़ी बहुत सिंचाई होती है, ठीक है। तो उन सबका हम अध्ययन करेंगे। सिंचाई प्रणाली का बात करेंगे हम, कृषि उत्पाद भंडार, इसको लेकर के जो है हम बात करेंगे। और जो आने वाला एग्जाम है इसमें बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि अभी जो किसान बिल, जो फार्मर बिल था, उसको लेकर के देश में किसान आंदोलन अभी भी कर रहे हैं और ये उसी से जुड़ा हुआ मुद्दा है। परिवहन तथा विपणन, यानी कि जैसे इकोनॉमिक्स में परिवहन का बड़ा रोल होता है, इसीलिए जो है कहा जाता है कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए सबसे पहले जरूरी है कि परिवहन अच्छा हो। अगर उत्तर प्रदेश का कोई किसान अच्छा गेहूं पैदा कर रहा है तो महाराष्ट्र में मैगी बनने के लिए सड़क अच्छी होनी चाहिए, रेलवे अच्छा होना चाहिए, तभी तो उत्तर प्रदेश का गेहूं महाराष्ट्र में जा पाएगा। तो इसलिए इकोनॉमिक डेवलपमेंट में या इकोनॉमिक क्रियाकलाप में परिवहन की मुख्य भूमिका होती है, ठीक है। तो उसको भी हम पढ़ेंगे। विपणन का मतलब ये होता है कि अभी जो रॉ मटेरियल है और बाद में उसकी जरूरत पड़ेगी किसी अन्य सामान को बनाने के लिए, तो उसके रख रखाव की भी हम चर्चा इसमें करेंगे। संबंधित मुद्दे, बाधाएं, किसानों की सहायता के लिए ई प्रौद्योगिकी, यानी कि अब नए नए जो है आविष्कार हो रहे हैं, तो ई प्रौद्योगिकी के माध्यम से, यानी कि ई टेक्नोलॉजी के माध्यम से किसानों की मदद करना, ये भी आपके सिलेबस का हिस्सा है। पांचवा पॉइंट देखते हैं, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष कृषि सहायता, यानी कि डायरेक्ट बेनिफिट या इनडायरेक्ट बेनिफिट। न्यूनतम समर्थन मूल्य, एमएसपी, बहुत महत्वपूर्ण है इस साल की परीक्षा के लिए, ठीक है, क्योंकि खूब चर्चा का विषय रहा है एमएसपी। एमएसपी क्या होता है, ठीक है। तो मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो है ये सरकार तय करती कुछ फसलों पर कि इससे कम में वो खरीद नहीं करेगी, ठीक है। तो उस पर हम चर्चा करेंगे जब क्लास में पढ़ रहे होंगे तब। जन वितरण प्रणाली, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, एमएसपी और जन वितरण प्रणाली, खासकर यूपीएससी 2021 के लिए बहुत महत्वपूर्ण है ये। जन वितरण प्रणाली वो होता है जैसे आप जाते हैं, आपके जो है अपने गांव में सरकारी रसद के दुकान पर और वहां से चीज़ों को सस्ते दाम पर खरीदते हैं, ये सारी चीज़ें आप इसी में पढ़ेंगे, जन वितरण प्रणाली में, ठीक है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण, क्यों महत्वपूर्ण, क्योंकि कोरोना में आपने देखा कि सरकार ने जो है लोगों के खाद्यान्न की कमी ना हो, इसके लिए जन वितरण प्रणाली को बहुत ही ज़्यादा आसान और सुलभ बना दिया था। तो उस पर भी जो है क्वेश्चन बन सकते हैं। खाद्य सुरक्षा, ये भी उसी से जुड़ा हुआ है, ठीक है। बफर स्टॉक, यानी कि जो सरकार इकट्ठा करती है अपने पास खाद्य भंडार को। पशुपालन, ठीक है, पशुपालन में डेयरी आपका आ जाएगा, मांस उद्योग, तो ये सारी चीजें आप इसमें पढ़ेंगे। तो छठा पॉइंट है भारत में खाद्य प्रसंस्करण संबंधित उद्योग, ठीक है। खाद्य प्रसंस्करण संबंधित उद्योग का मतलब कि जैसे आपके पास गेहूं है तो गेहूं से आप रोटी बना करके खा लेते हैं, लेकिन उसी गेहूं से हो सकता है कि मैगी भी बनता हो,
आलू यानी कि आलू का आप सब्जी बना के खाते हैं, लेकिन उसी आलू से आलू भुजिया की नमकीन भी बनती है, ठीक है, उसका चिप्स भी बनता है। तो उसका प्रोसेसिंग का काम जो होता है उसको खाद्य प्रसंस्करण कहा जाता है, ठीक है। तो वो सारी चीजें भी आप पढ़ेंगे इसमें, ठीक है। उदारीकरण का अर्थव्यवस्था पर प्रभाव, औद्योगिक नीति में परिवर्तन और औद्योगिक विकास में इनका प्रभाव, ठीक है। उदारीकरण हमारे अर्थव्यवस्था में कब लागू? 1991 में, जब हमने एलपीजी को अपनाया, यानी कि लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन को जब हमने उसको अपनाया तो हमारी अर्थव्यवस्था क्या हो गई? उदारीकृत हो गई। उदारीकृत अर्थव्यवस्था का मतलब कि हम जो है अपने यहाँ के व्यापारियों को छूट देंगे ज़्यादा, बाहर के व्यापारियों को इनवाइट करेंगे व्यापार करने के लिए। तो उसका उदारीकरण से अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ेगा? औद्योगिक नीति में परिवर्तन, इस पर भी हम बात, क्योंकि एफडीआई के रूल ये सारी चीज़ें बदलते रहते हैं, देश में व्यापारियों के लिए जो है अलग से उनको छूट दिया जाता है। तो उन सबसे संबंधित टॉपिक भी आप इसमें पढ़ेंगे। औद्योगिक विकास में इनका क्या प्रभाव रहा है, क्या सकारात्मक रहा है या नकारात्मक रहा है, इस पर भी आप चर्चा करेंगे। और जो लास्ट और आखिरी पॉइंट है, बुनियादी ढांचा। बुनियादी ढांचा का मतलब कि जो सबसे मूल चीज है, जैसे ऊर्जा, हर सेक्टर में, इकोनॉमिक के हर सेक्टर में एनर्जी की जरूरत होती है। कोई भी कंपनी लगा हुआ तो कैसे काम करेगा? बिना बिजली के काम नहीं करेगा, ठीक है। कोई छोटी मोटी दुकान है तो वहां पर बिजली चाहिए, ठीक है, या कोई कंपनी को कोयला चाहिए काम करने के लिए। तो ये सारी चीजें हैं, बिना एनर्जी के काम नहीं होता है। बंदरगाह यानी कि मालों की आवाजाही के लिए, जैसे एक देश से दूसरे देश में व्यापार करने के लिए, या तो अब जो है अब देख रहे हैं कि एक ही स्टेट में जल मार्गों का निर्माण खूब हो रहा है, ठीक है। तो बंदरगाह भी उसके लिए चाहिए, क्योंकि पोर्ट से ही जो बंदरगाह होते हैं वहीं से मालों की आवाजाही होती है, वहां पर उसको स्टोर किया जाता है। तो ये भी महत्वपूर्ण है। सड़क एक इंपॉर्टेंट चीज, जैसा कि मैंने बताया आपको, परिवहन। और विमान, यानी कि अब आप देख रहे हैं कि विमान जो कमर्शियल प्लेन होते हैं, ठीक है, जिसमें सामानों को रख करके लाया ले जाया जाता है, ठीक है, तो वो सारी चीजें भी क्या हैं। और रेलवे। तो ये है पूरा सिलेबस जिसको आपको पढ़ना। कुछ भी इसमें बचा? अरे कुछ भी नहीं बचा। आप देख रहे हैं कुछ भी नहीं बचा। यूपीएससी का सिलेबस ये ऐसा है, इसीलिए कहा जाता है कि यूपीएससी के एस्पायरेंट को सब कुछ पढ़ना पड़ता है, उससे कुछ भी नहीं छोड़ना। सवाल कहीं से भी गिर सकता है, आपके रूम में मच्छर और यूपीएससी का सवाल किसी भी तरफ से आ सकता है। क्योंकि आपको भी नहीं पता होता ना कि मच्छर किस तरफ से स्ट्राइक कर देगा, क्योंकि वो 3 डायमेंशन में घूमता है। आपका आंख जनरली 2 डायमेंशन में देख पाता है, लेकिन वो 3 डायमेंशन में होता है। तो यूपीएससी का सवाल भी इसी तरीके से होता है, कहीं से भी लटक जाता है। और अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी नहीं होती है तो आप उसको नहीं कर पाते, ठीक है। तो ये है पूरा इकोनॉमिक्स का पाठ्यक्रम जिसे आपने देखा। अब बात करते हैं कि इसकी पढ़ाई कैसे करेंगे। ये महत्वपूर्ण चीज है आपके लिए। मैंने कहा था कि जो इस वीडियो में बने रहेंगे उनका लाभ जरूर होगा, ठीक है। तो अब उसको मैं बताऊंगा पढ़ाऊंगा कैसे, क्योंकि इसके पढ़ाने के तरीके कई हैं। एक तो हमारे प्रिय विद्यार्थी बहुत परेशान हैं कि एनसीईआरटी उनको नहीं पढ़ाई जा रही है, और उनका परेशानी भी जायज है, क्योंकि एनसीईआरटी के बिना तो कुछ होगा नहीं। एनसीईआरटी बहुत जरूरी है। कई बार होता यह है कि अध्यापक एनसीईआरटी को ध्यान में रख करके ही क्लास का लेक्चर तैयार करता है, लेकिन बिल्कुल एनसीईआरटी यानी कि हूबहू एनसीईआरटी को ही पढ़ा देना, ये एक अलग चीज होता है। तो हमारा जो पढ़ाई का तरीका होगा वो 2 प्रकार का होगा। एक तो एनसीईआरटी हम पढ़ेंगे, और ये एनसीईआरटी कहाँ से कहाँ तक पढ़ेंगे? क्लास 9th और 10th की एनसीईआरटी हम बेसिक रूप से पढ़ेंगे। और अगर ये जरूरत महसूस की गई कि उससे आगे भी एनसीईआरटी क्लास चले तो हम क्लास 11th और 12th को भी जारी रखेंगे। हालांकि जो बेसिक समझ है वो क्लास 10 तक बन जाती है। उसके बाद में जो हमारा दूसरा तरीका होगा, क्योंकि आप अगर यूपीएससी का पेपर देखेंगे तो आप वहाँ पर ये चीज़ महसूस करेंगे कि जो इकोनॉमिक्स के सवाल हैं वो करंट बेस्ड ज़्यादा होते हैं, ठीक है। हालांकि उन सवालों को हल करने के लिए आपका बेस मजबूत होना बहुत जरूरी है, लेकिन उनमें करंट का पर्याप्त जो है समावेश होता है। तो जो हमारा नोट्स होगा, यानी कि जो नोट्स फॉर्मेट होगा पढ़ाने का, उसमें हम करंट प्लस कॉन्सेप्ट को लेकर के चलेंगे, ठीक है। करंट प्लस कॉन्सेप्ट। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे एनसीईआरटी तो हम क्लास 9 से 10th 12th 11th ये कर सकते हैं, ये तरीका है पढ़ाने का। इसको हम शुरू करेंगे, आपकी अगली क्लास एनसीईआरटी की होगी, ठीक है। लेकिन जो करंट का मामला है, करंट के मामले में ये बात ये है कि कोई नई, जैसे किसान बिल, मान लीजिए किसान बिल आ गया, तो किसान बिल में क्या बातें हैं,
जैसे उसमें कहा गया कि सीधे जो किसान है वो जो कंपनी का मालिक है जो कि कारखाना में काम कर रहा है उससे उसे कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो उसके क्या लाभ होंगे, क्या नुकसान होंगे, अब उसी के बीच में हमको एमएसपी भी समझना पड़ेगा, हमको एपीएमसी भी समझना पड़ेगा, ठीक है। तो जो हमारा जो दूसरा वाला फॉर्मेट है हम उसमें वही पढ़ाई करेंगे। जैसा कि आपने देखा था कि सिलेबस में आपको एमएसपी दिखा था, तो एमएसपी कोई करंट का मुद्दा तो है नहीं, लेकिन करंट में एमएसपी को लेकर के ज्यादा चर्चाएं हैं, तो इसका मतलब कि सवाल वहां से आएंगे। तो कॉन्सेप्ट प्लस करंट जो होता है वो आपका जो नोट्स फॉर्मेट में पढ़ाई होगा उसमें हम करवाएंगे। लेकिन जो एनसीईआरटी की बेसिक रीडिंग है वो आपकी अगली क्लास होगी। अगली क्लास जो होगी उसमें हम क्लास 9th का एनसीईआरटी और इसका पाठ नंबर 1 पालमपुर गांव की कहानी, पालमपुर गांव की कहानी, ठीक है। ये इकोनॉमिक्स का जो एनसीईआरटी है, कक्षा 9 की जो किताब है अर्थशास्त्र की, उसका जो पहला पाठ है, पहला चैप्टर है वो यही है पालमपुर गांव की कहानी। पालमपुर एक काल्पनिक गांव है, ठीक है। तो उसकी जो है पूरा रीडिंग यानी कि शुरुआत से लेकर के आखिर तक उसके सवाल को सॉल्व करेंगे हम। तो अगली क्लास में एनसीईआरटी क्लास 9th शुरू हो रहा है और पूरी एनसीईआरटी हूबहू जैसे किताब की रीडिंग कराई जाती है, एक एक चीज समझाई जाती है, उस तरीके से पढ़ाएंगे। और जब हमारा वो कवर हो जाएगा तब हम करंट प्लस कॉन्सेप्ट वाला जो हमारा जो सेगमेंट है उसको हम करेंगे, करंट प्लस कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो ये जो हमारा है ये हम एनसीईआरटी के बाद में करेंगे, ठीक है, करंट प्लस कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो ये तरीका होगा हमारा पढ़ाई करने का, और इसके बाहर फिर कोई सवाल जो है आपसे फंसेगा नहीं। तो अगर आप मन से तैयारी करना चाहते हैं, आपके मन में ये है कि मुझे आईएएस आईपीएस डीएम एसडीएम बनना है, एसपी बनना है, तो जुड़ जाइए ओनली यूपीएससी के साथ। कोई पैसा नहीं लग रहा है, एकदम फ्री, 0 रुपए, कोई पैसा लगना ही नहीं है। एक बार वीडियो देख रहे हैं, 10 बार वीडियो देख लीजिए। जो ये बेचने वाले हैं, जो शिक्षा का व्यापार करने वाले, वो 3 बार केवल देखने का पैसा लेते हैं, 40-40, 50-50 हज़ार रुपये आपसे ले रहे हैं, ठीक है। और कहते हैं कि 3 बार देख लीजिए। अरे भाई कुछ भूल गए तो क्या करेंगे? अगर भूल गए तो क्या आएंगे वो देने? नहीं आएंगे। वो तो बोल दिया ना कि हम 3 बार केवल दिखाएंगे, पैसा ले लिया आपसे 40,000, और नोट्स में आपने लिख भी लिया, और कल को भूल गए तो क्या होगा? लेकिन ओनली यूपीएससी पर जो आप पढ़ेंगे वो आप सीधा फिर से यूट्यूब चैनल पर जाएंगे और वीडियो प्ले कर लेंगे, आपको मिल जाएगा। तो ये अच्छा तरीका है, कोई पैसा नहीं लग रहा है, सीधे बस आपको करना क्या है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, बेल आइकन को प्रेस कर लेना है ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे, और फीस के रूप में, गुरु दक्षिणा के रूप में आपको लाइक करते रहना है और शेयर करते रहना है, ताकि अगर हम आपको फ्री में पढ़ा रहे हैं तो आप इतना सा काम कर दीजिए कि इसको लाइक कर दीजिए, ताकि वीडियो ट्रेंडिंग में आए, और ट्रेंडिंग में आने की वजह से अन्य विद्यार्थी जो ओनली यूपीएससी तक नहीं पहुंच पाए हैं वो भी उनका फायदा जो है उठा पाए। तो बस इतना ही आपको फीस देना है। तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। शुरुआत करेंगे एनसीईआरटी क्लास 9th इकोनॉमिक्स, जिस पाठ का नाम है पालमपुर गांव की कहानी। ये पहला पाठ है, इसकी चर्चा, विस्तृत चर्चा हम करेंगे। तो चलिए अगली क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।